इसलिए मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। हमारे राजेंद्र दादा हैं, आचार्य दिलीप दादा, आनंद प्रभा दीदी, भारती राज दीदी आज बहुत दिनों के इंटरवल के बाद फिर से आई हैं हम लोगों के रिक्वेस्ट पे, उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। गीता रॉल दीदी, सहिष्णुता आचार्य दीदी, विनीता आनंद दीदी एवं मीरा दीदी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस फोरम के डिस्कशन के लिए। ये हमारी टॉपिक हमने पिछले थर्सडे को भी टॉपिक लिया था, 23 फरवरी 2023 में हमने इसको डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट्स रह गए थे, इसलिए हम लोगों ने इसे फिर से इसी टॉपिक को लिया है। और कुछ दादा लोग जो आज हैं उस दिन नहीं जुड़ पाए थे, इस वजह से भी हमने फिर से उसी टॉपिक को लिया है। बहुत सी बातें हमारी डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो जो लोग पिछली बार में नहीं थे उनके लिए मैं एक बार फिर से जो पिछली बार की पॉइंट्स डिस्कशन हुए थे मैं उनको रीड कर देती हूँ। पार्टी टॉक अबाउट religion, race, caste, freebies, exaggerated promises, report card. Voters want to listen more about food and shelter at affordable rates, good education institutions, jobs, medication at affordable prices, support to weaker section, especially farmers and laborers. Intellectual voters want to listen about research in the field of agriculture, medicine, fuels, and energy. World-class education system, tax reforms, GST, cheaper surgery and medical treatment. Why don't politicians talk on voters' इंटरेस्ट? और यही हमारा पिछले जो लास्ट थर्सडे को जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोगों ने इसी सब सारे टॉपिक्स को लिया था और जो पॉइंट्स कुछ रह गए थे और कुछ दादा लोग जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, कुछ दीदी लोग भी नहीं आ पाई थी। मैं उन लोगों से विशेष रूप से आज सुनना चाहूंगी कि उन लोगों के विचार इस पर क्या हैं और हम हमारे श्री प्रिया सरकार इस पर क्या राय रखते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और हमारा इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है आनंद मार्ग में, ये आप पीआर सरकार जो प्राउड के प्रोफाउंडर हैं वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन किस तरीके का होना चाहिए। आजकल जो ये इलेक्शन पे इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या ये उचित है और क्या डेमोक्रेसी के माध्यम से हम चेंजेस प्रॉपर ला सकेंगे और लाएंगे तो किस तरह से लाएंगे, कैसी हमारी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम किस तरह की डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे पास विमला नंद दादा हैं, मैं उनका समय बहुत कीमती होता है क्योंकि उनको फिर दूसरे मीटिंग्स में जाना होता है, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने श्रीमुख से 2 शब्द जरूर कहें और हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे फोरम में आने के लिए। आपके आने से हम लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। दादा थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? जी दादा बहुत अच्छी आ रही है। ये अच्छी बात है कि आप लोग आगे बढ़ चले हैं और ऐसे ऐसी टॉपिक्स जो पीपल्स कंसर्न टॉपिक्स हैं आज आप उसको डिस्कस करती चलती हैं हर एक हफ्ते। इट्स गुड गुड साइन। और मुझे पता नहीं है और भी पिछली बार क्या क्या विचार दिए गए थे। देखिए, एक चीज आपको ये समझना होगा कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती हैं इम्पोर्टेंट चीजें और एक होती हैं अर्जेंट चीजें। तो इम्पोर्टेंट चीजें तो हमें अटेंड करना ही होता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो आइडियोलॉजिकल चीजें होती हैं जिनके लिए सारा सिस्टम काम करना चाहिए होता है, उसको तो हमें इम्प्लीमेंट करना ही होता है। लेकिन तो फिर कुछ ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड होती हैं, जिनको नहीं करने से बहुत बड़ी क्षति होने की चांसेस रहते हैं, स्कोप रहते हैं। तो जब दोनों के बीच में अगर आपको ऑप्शन लेना होता है तो नेचुरली आपको अर्जेंट चीज को पहले अटेंड करना होगा, क्योंकि अगर आप उसको अटेंड नहीं करेंगे तो फिर बाकी के खेल आपके वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। जो आप कुछ डिलीवर करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसी इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को अगर आप इलेक्शन के हिसाब के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मैं तो ये, मेरा जो अवलोकन है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही कहता है कि अभी की जो सरकार है वो इसी चीज में अटकी पड़ी हुई है कि अर्जेंट चीजों को पहले बढ़िया से
मैनेज करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए पाकिस्तान बॉर्डर पर, जैसे आप देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का इशू था, जैसे आप देख लीजिए और भी चीज़ें थी, इन्होंने प्रॉमिस कर रखी थी। बहुत सारी सरकारों ने पहले प्रॉमिस कर रखी थी अयोध्या इशू को कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। अब अगर इन चीज़ों को ये पहले नहीं करते तो नेचुरली है कि इनको जो डैमेज होता वो बहुत ज़्यादा ही। ऑल्दो दीज आर नॉट आइडियोलॉजिकल थिंग्स, नॉट एवरीथिंग इज दैट आइडियोलॉजिकली रिक्वायर्ड, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी ही इतनी लिमिटेड है, ये भी बात है। ये प्राउड की सरकार तो है नहीं। और फिर ये भी देखना होगा कि अगर आप बहुत लंबे समय से एक सिस्टम को देख रहे हैं जो कि मिसमैनेज किया है देश को, और जहां सब लूट खसोट में ही बैठे रहे हैं शुरू से अंत तक, और उसमें अगर आपको कुछ नई चीज कुछ बुनियादी चेंजेस लाने हैं, तो अगर आप उसकी अनदेखा करके आप बोलें कि ना सब नॉनसेंस है, चलो हम ऐसे चलेंगे, तो क्या हो जाएगा ना कि सरकार एक डिस्कनेक्ट में चली जाएगी, पब्लिक से टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। हमने ये भी देखा है कि जो कि एफोर्डेबल नहीं है। हमने ये भी देखा है कि शुरू के वर्षों में जो अभी करंट पॉलिटिकल पार्टी है एनडीए की जो चल रही थी, फिर बीजेपी की आई, तो मैंने ये देखा कि इनका एक डिफरेंट मोटो है। देखिए जो पुरानी सरकार थी उसमें कांग्रेस ने मेनली कंट्री को मिसमैनेज किया। मैंने इस पॉइंट को पॉइंटेडली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ब्रिटेन में एक फैमिली का राज चलता है, रानी है, रानी के फादर थे, मदर की मदर थी उसके पहले, अभी रानी का बेटा है, वो राजा बने हुए हैं, सारा चीज उनके नाम से, वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं। तो ये जो फैमिली लीनिएज की जो बात होती है कि फैमिली लाइन में ही रहनी है पावर का फाइनल कंट्रोल, अगर आप उसी को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में रिप्लेस करके देखें तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, जो कि डेमोक्रेसी के नाम से एक इट वाज ए ब्लैक स्पॉट इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। आप अमेरिका की डेमोक्रेसी में ऐसी चीज नहीं पाते हैं कि एक फैमिली का ही आदमी होना चाहिए। हाल हाल तक इन्होंने इतने स्ट्रगल किए, एक नया प्रेसिडेंट आउट ऑफ द वे, एक नया प्रेसिडेंट आउट ऑफ द ब्लड लाइन, एक नया प्रेसिडेंट को इन्होंने चुना है। तो वो भी इनके यस मैन है, जो सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों में इनकी चर्चा भी है कि ये तो यस मैन को ही रखा है, ही कैनॉट डू बेटर देन, ही कैनॉट हैव इंडिपेंडेंट आइडिया ऑन एनीथिंग, दे विल हैव टू डमी, ये डमी है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी नहीं कहेंगे इस चीज को क्योंकि आप देख रहे हैं, यू आर नॉट ए प्लेयर। इफ यू वी आर ए प्लेयर एंड सेइंग दिस, देन आपके ऊपर में जस्टिफिकेशन करने का एक एक जो है टास्क रहता। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में डिस्कशन हो रही है, अगर हम उसको पढ़ते हैं, उन इंफॉर्मेशन को हम गैदर करके, उनको कलेक्ट करके, तब हम उन चीज़ों को टेबल पर रख करके डिस्कस करते हैं, या डिस्कशन के समय हम उन चीज़ों को टेबल पर ला कर डालते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं। तो बीजेपी ने भी या एनडीए ने ये मुद्दा उठाया था कि भाई फैमिली रूल को हटाओ, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन को होने दो। तो इतना तो चेंज अवश्य हुआ है भारत की राजनीति में कि एक फैमिली ब्लड लाइन को हटा करके आपने एक एक पब्लिक, जो ठीक है मेंबरशिप है, किसी भी पार्टी में मेंबरशिप ही तो होगा। आपकी भी पार्टी, आपकी भी प्राउड की अगर कोई पार्टी बनती है तो मेंबरशिप ही तो डिपेंडेबल होंगे या क्रेडिबल होंगे या नॉलेजेबल होंगे, जिनको आप सही जगह पर प्लेस अप करेंगे। और दूसरे को ऐसे एरो गैरो को थोड़े अप्लाई करके रख लेंगे शुरू में, जब तक आपका पूरा प्राउड का सिस्टम नहीं आ जाता। थर्ड बात ये होती है कि एक चीज जो इनको करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं किए हैं, जो कि इतनी बड़ी मेजोरिटी में इनको चाहिए था, संविधान में परिवर्तन ला करके लाने का मैं मसौदा इनको रखना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इनके हाथ बंधे हैं, हो सकते हैं कुछ ज्यादा ही अर्जेंट चीजें हैं
जिनको हैंडल करने में इनको अभी समय चाहिए होगी, जो कि आप नहीं जान पाएंगे अनलेस यू आर एन इनसाइडर। यू कैन नॉट नो दैट, यू कैन ओनली गेस कि ये हो सकता है, जिसके चलते वो हो सकता है। क्योंकि बीजेपी जो डोमिनेट करती है एनडीए में, तो बीजेपी के पास में जो कि अब तक का इम्प्रेशन रहा है कि इनके पास में सारी पूरी तैयारी है भाई। अच्छी बात है भाई, अगर सारी पूरी तैयारी है तो लाइए ना उस मसौदे के कि आप किस तरह का संविधान देश में चाहते हैं, जो अभी के संविधान से भिन्न होना चाहिए। अभी तक इन्होंने डिस्कशन भी शुरू नहीं किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमारे माइंड को स्ट्राइक करती हैं एज ए प्राउटिस्ट, एज ए प्रोग्रेसिव थिंकर। तो लेकिन प्रॉब्लम जानते हो कि आज की जो यूपीए के माइंडसेट वाले जितने भी पार्टियां हैं, वो सारी वो सारे लोग भी इन चीजों को टेबल पर नहीं ला रहे हैं। वो लोग भी इन सारे क्वेश्चन इनके सामने नहीं उठा रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी मैं सामने में रख रहा हूँ सोचने के लिए, विचारने ये सब इश्यूज हैं। वो लोग तो इसमें आते ही नहीं, आ ही नहीं रहे हैं। वो तो किसी और ही कोई और ही राग अलापे जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी इसके लिए तैयार नहीं है कि सीरियसली देश के लिए कुछ सोचना है। उनको तो बस है कि भाई इनको हटाओ, उनकी जगह पर हमको बैठना है। बहुत दिन हो गया, ये बहुत दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग कब बैठेंगे, कब इनको हटाया जाए कि हम बैठेंगे। तो यह कोई आइडियोलॉजिकल एक्सक्यूज नहीं होता है, ये कोई आइडियोलॉजिकल एक मुद्दा नहीं होता है कि हाँ इसको करना बहुत जरूरी है, इनको हटाइए भाई। अरे भाई हटा के क्या कीजिएगा, आप आके बैठिएगा, यही नहीं कीजिएगा क्या और कुछ कीजिएगा। और इतनी जो अचीवमेंट हुई है, देखिए एज ए सर्टिफिकेट पर क्या करना होता है, प्लस को प्लस प्लस पॉइंट देना होता है, माइनस को माइनस पॉइंट देना होता है। हम फेवरेटिज्म नहीं कर सकते। हमें सड़क के ठीक बीच में खड़ा होना होता है कि हम दोनों तरफ को, बाएं से बाएं बाएं का जो एक्सट्रीम है और दाहिने का जो एक्सट्रीम है, दोनों को हम बिना पक्षपात का इक्वल डिस्टेंस से हम देख सकते हैं। सद्विप्र की परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो सद्विप्र होंगे दे विल बी एट द इक्वी डिस्टेंस। वो इक्वी डिस्टेंस पर बैठेंगे, वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठ करके बात करेंगे, ना तो इधर जाएंगे ना तो उधर जाएंगे। और हम अभी हैं भी उसी पोजीशन में, ना हम इधर जाना चाहते हैं ना उधर जाना चाहते हैं। क्योंकि यह एक एक्सट्रीम है, जैसे लेफ्ट वाले यूपीए वाले एक बिल्कुल एक एक्सट्रीम में चलना चाहते हैं, उसी ढंग से ये भी एक एक्सट्रीम में ही चलते हैं। लेकिन तब ये भी तो बात है ना कि आप एक ही पैर पर फुदकते थोड़े चलेंगे। परमात्मा ने भी दो पैर दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो आंख दिए हैं, दो कान दिए हैं, दो ब्रेन दिए हैं। ये एक सच्चाई है। आप पूरे समाज को आप एक ही विचारधारा से अगर चलाना चाहते हैं, जैसे कि रशिया में चल रहा था, क्या हुआ उसका हश्र क्या हुआ, डेड एंड हो गया। चाइना में क्या हुआ, चाइना ऊपर से रेड फ्लैग है लेकिन अंदर में तो कैपिटलिज्म चल रहा है, वहां पर सारी की सारी कैपिटलिज्म चल रही है। तो ये प्राउड नहीं करता है, नहीं, आपको न्यूट्रल पोजीशन में बैठना है। सभी पे क्या होता है, चक्र के केंद्र में बैठता है। चक्र के केंद्र में बैठने का मतलब क्या होता है कि हम इक्वल डिस्टेंस से की पोजीशन में हमें, किसी के निकट नहीं है, किसी से दूर नहीं है। हम दोनों को प्यार करते हैं, दोनों विचारधाराएं सही होती हैं। लेफ्ट आइडियोलॉजी इज एज गुड एज द राइट आइडियोलॉजी। हाँ, लेकिन हर समय नहीं। कभी कभी हमें बाएं हाथ की जरूरत होती है। कुछ ऐसे काम है जो बाएं हाथ नहीं कर सकते हैं तो दाहिने से करते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं हम दाहिने हाथ से नहीं कर सकते, हम बाएं से करते हैं। ये बैलेंस आउट करने के लिए जो मेटीरियल वर्ल्ड है उसमें दोनों की जरूरत होती है। इसलिए परमात्मा ने हमें, नेचर ने हमें लेफ्ट और राइट दो का सेट दिया हुआ है। तो सोसाइटी भी तो इंडिविजुअल ही बना रहे हैं ना। अगर हर एक इंडिविजुअल में लेफ्ट विचार की एक ब्रेन है और राइट विचार की एक ब्रेन है, तो सोसाइटी में भी तो लेफ्ट की विचारधारा के साथ साथ में राइट की विचारधारा भी बैलेंस करने के लिए
इंक्लूड होना अत्यावश्यक होगा। इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। हम एक पक्षीय, अगर हम केवल लेफ्टिज्म को लेके प्रोग्रेसिव लेना चाहते हैं, जो कि है नहीं, प्रोग्रेस उसको नहीं कहते हैं, तो यह तो एकांगी हो जाएगा। एक पैर से चलने वाला, एक आंख से देखने वाला, एक ब्रेन से सोचने वाला, एक हाथ से लिखने वाला, एक हाथ से सारे काम करने वाला बन के बैठे रहेंगे। दैट विल नॉट बी हेल्थी। ऐसे तो आप देखोगे कि प्राउड की किसी भी लिटरेचर में एक शब्द भी, एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दो, एक शब्द भी वामपंथ या दक्षिण पंथ की चर्चा नहीं हुई है कि प्रौद्ध वामपंथ की विचारधारा है कि दक्षिण पंथ की विचारधारा, एक जगह भी चर्चा नहीं हुई है। यहां तक कि प्रौद्ध की जो लिटरेचर है उसमें यहां तक भी चर्चा नहीं हुई है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि हम एक बिल्कुल ही दूसरे तरह की सिस्टम है, बिल्कुल ही दूसरे तरह की सिस्टम है। तभी तो इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो इलेक्शन की जो बात होती है, आप आज के सेटिंग में आप राउत के इलेक्शन की बात केवल कंपेयर करने के लिए और अपने ज्ञान वर्धन के लिए और अपने अपने आप को, अपनी एबिलिटी को तीक्ष्ण बना करके रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को आप जाकर के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यू विल बी द सिंगल वॉइस। आपकी आवाज अकेली रहेगी वहां पर। हमें इस बात को अपने कैडर के रूप में ही, हम के ही बीच में हम इसकी चर्चा कंपेयर के लिए कर रहे हैं और कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक, वो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब तक आप संविधान चेंज नहीं करते हैं तब तक नई शुरुआत होती ही नहीं है। और मेरे मन में ये प्रश्न चल रहा है कि जब इतनी बड़ी बहुमत है बीजेपी के पास में, इन एनडीए के ओनली घटक इतना प्रोमिनेंट है, अभी तक उन्होंने अपना एजेंडा क्यों सामने नहीं रखा है कि देश को एक नया संविधान चाहिए। अगर प्रभुत्व उस पोजीशन में रहता, इतनी बड़ी संख्या में प्रभुत्व अगर रहे पार्लियामेंट में, तो हम पहला ही एजेंडा रखेंगे देश के सामने कि देश को एक नया संविधान चाहिए और उस नए संविधान में ये सारी चीजें उसके विशेष अंग होने चाहिए। अभी तक इसकी चर्चा हुई नहीं कहीं। मैं वॉच कर रहा हूं, आई एम ईगर टू सी दैट कि उनके पास इसकी रूपरेखा कहीं अगर है तो कम से कम चर्चा में तो लावें, कम से कम पार्लियामेंट में तो बोले, हम पब्लिक में नहीं जाए तो। जबकि इनके पास इतनी बड़ी बहुमत है, तो जब तक आप संविधान को, नए संविधान को अगर जब तक आप टेबल पर नहीं रखते हैं, तब तक तो आपको वही करना पड़ेगा जो कि चल रहे हैं पहले से। इलेक्शन वैसे ही होने हैं, आप कह नहीं सकते हैं। अपने देश में हम लोगों ने देखा है एक्सट्रीम लेफ्ट विचारधारा की जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार करने का एजेंडा लेकर के इलेक्शन के टाइम पर उसके इर्द गिर्द काफी एक्टिविटी भी किए थे। अभी से कोई 3 दशक 4 दशक पहले, 30-40 ईयर्स बिफोर तक ये बात चली, खूब चलती थी कि हम लोग इसको बाइकआउट करने जा रहे हैं, जो भी वोट देने जाएगा उसका जान उसके अपनी हथेली पर जान लेके जाए, डराना धमकाना सब उन्होंने किया। टाइम टाइम फिश, क्या हुआ उससे? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अपने प्राउड में भी हम कुछ लोगों को देखे हैं इस टाइप की बातें बोलते हैं, कोई भी आदमी सुनकर के हंसेगा, कोई भी आदमी सुनकर के इसको बचकानी बात बोलेगा, जबकि सीनियर सीनियर एज में ऐसी बात अगर आप बोलते हैं
तो पूरी आपकी आइडियोलॉजी को आपके कारण इतना चीप बना देते हैं, पब्लिक में इतनी हल्की चीज बना देते हैं कि इतने सीनियर हैं, ये तो बिल्कुल ही जानकार होंगे, और अगर इनके मुंह से ये बात निकल रही है इसका मतलब प्रौध जो है ना, हवाबाजी है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। ये क्या सरकार चलाएंगे? अगर इतने सीनियर आदमी ऐसी बात बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रौध में कोई गहराई वगैरह है नहीं। तो इलेक्शन जो है अ, होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे पास इलेक्शन है, बिल्कुल है इलेक्शन सिस्टम, और हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। हम तानाशाह की बात नहीं करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इलेक्शन तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमारे इलेक्शन का क्या प्रारूप होगा? इलेक्शन एक तरीके से नहीं होता है। देयर आर डजन्स ऑफ वेज टू डू इलेक्शन, है ना। तो इलेक्शन का जो अ, तौर तरीका है, इनके पास क्या है, हमारे पास क्या है, किनके पास क्या है? अगर उनकी सरकार इतनी बड़ी बहुमत में होगी ना, तो उनको संविधान में उचित संशोधन करने के लिए टेबल पर रख करके एक समय पर पब्लिक डिबेट में ले जाना चाहिए, ले करके उसको, जो कि हम लोग करेंगे कि अगर प्रयोग जब भी आएगा तो हम सबसे पहले ये एजेंडा लगाएंगे कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, नया संविधान देश को चाहिए, देश की जनता को चाहिए, समाज को चाहिए। और इस हमारे उसमें जो डिफरेंट उसके कंटेंट्स हैं, उसमें इलेक्शन प्रोसेस भी एक कंटेंट है, इलेक्शन कैसे होगा उसका भी हम स्ट्रक्चर बताएंगे। तो यह एक जो है शॉर्टकमिंग है, जो पता नहीं, हो सकता है कल को ले आवें, इस इलेक्शन के बाद उस मैटर पर आवें। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी हैं। अ, अ, क्या मैं बताऊं, मेनी टाइम्स, जैसे किन्हीं ने कह दिया पिछले इलेक्शन को कि दिस विल बी द लास्ट इलेक्शन। क्या बोलने की जरूरत है भाई? आप क्या करना चाह रहे हैं? इट सेंड्स ए रॉन्ग मैसेज, एक बहुत ही गलत मैसेज गया है पब्लिक में। पब्लिक जो है, पब्लिक में जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इतने बड़े छलांग के लिए ऑलरेडी नहीं है कि देश में इलेक्शन ही बंद हो जाएगा। जबकि ये इस तरह की भाषा उच्च पदस्थ अधिकारियों से देश को सुनने को मिला था कि भाई ये तो लास्ट इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। तो क्या होने जा रहा है, उसके बाद क्या होगा? तो बहुत सारे पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुए हैं, और जो एक रॉन्ग मैसेज दिया है जिसके चलते पब्लिक में एक गलत इम्प्रेशन बन बैठी है। इतने सिंसियरली लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में एक गलत इम्प्रेशन भी बना हुआ है। और जो केवल पॉलिटिकल पर्पस के लिए जो अ, हवाबाजी ऑपोजिशन के तरफ से होती है, वो तो इतनी छिछली होती है कि सब लोगों के नज़रों में बड़ी हल्की फुल्की चीज़ें होती है। अभी अ, इनको स्ट्रगल है अपने एग्जिस्टेंस को बचा करके रखने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो दीज आर माई इनिशियल थॉट्स। अब इस पे अगर आपके कोई प्रश्न है तो पॉइंटेड चीज़ें हैं तो आप रखिए, एंड आई विल बी bringing those materials from my knowledge, from my knowledge base. This is my basic first thing. Thank you. थैंक यू सो मच दादा। दादा अभी हमारे साथ है, अगर किन्हीं को कोई प्रश्न हो दादा से तो वो प्रश्न कर सकते हैं। दादा उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं। हमारे बीच उपस्थित जो लोग हैं, अगर कोई भी प्रश्न करना चाहे दादा से तो वो प्रश्न कर सकते हैं। इलेक्शन से संबंधित अगर कोई प्रश्न उनके मन में आ रहे हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। हेजिटेशन नहीं है, देयर शुड बी नो हेजिटेशन, जस्ट स्पीक आउट, क्योंकि ये ओपन सेशन है। विचार विमर्श ऐसे ही होनी चाहिए, ओपन टेबल पर होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो कि हम अपने मेन फोरम में चलाते थे, अभी तो बहुत समय से मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है। जस्ट स्पीक आउट, व्हाट आर योर थॉट्स? जी मधुश्री दीदी ने हैंड रेज किया है। बोलिए। दीदी आप अपना नेटवर्क देख ले दीदी।
आपकी आवाज में क्रैकिंग है दीदी, आप अपनी आवाज को चेक करें। ज्यादा जी दीदी नमस्कार, सबको नमस्कार जी। मेरा एक प्रश्न है, अभी 2024 में इलेक्शन है। दीदी एक मिनट दीदी, आप अपने आप का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, पहले 2 लाइन इंट्रोडक्शन दे दें, तब फिर प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा, सभी लोग आपको जान पाएंगे। जी मेरा नाम मधु है, मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ, बोकारो स्टील सिटी झारखंड, और मैं जीपी के लिए काम भी करती हूँ। और मेरा एक प्रश्न है कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र से, हर कंस्टिट्यूएंसी से कोई मतलब हमारे प्राउड के कैंडिडेट खड़े हो। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हो, लेकिन शायद ऐसा संभव ना हो कि हर कंस्टिट्यूएंसी से आए। लेकिन इस इलेक्शन के दौरान अभी से ही, अभी हम जहां थे वहां भी हम सारा ऑन करके रखे थे, और दादाजी ने जो भी बोला कई लोग सुन रहे थे। तो इलेक्शन के दौरान कई बार क्या होता है ना कि लोग सुनने को तैयार होते हैं कि चुनाव क्या और कैसे और क्यों, सुनने के लिए उनकी एक मानसिकता तैयार होती है। तो हमें उन्हें ऐसा क्या बताना चाहिए कि वो प्राउड को समझने के लिए या प्राउड को जानने के लिए अपने को प्रस्तुत करें, या उनमें इच्छा जगे, ऐसा हमें क्या बताना चाहिए? थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न आपने दिया है। बात यह है कि पहले कहावत थी, जैसा राजा वैसी प्रजा, और अब कहावत है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। तो अभी की सरकार या इसके पूर्ववर्ती सरकारें अगर मिसमैनेज देश को करी हैं, तो ये दोनों उलट पलट दोनों इसके लिए जवाबदेह हो गए, है ना, कि राजा ने भी प्रजा को बर्बाद किया, प्रजा ने भी राजा को गलत चुना। दोनों एक दूसरे की पीठ को सहलाने के लिए करवटे बदले जब जरूरत पड़ी। तो ये हुआ है हस्र हमारी पॉलिटिकल सिस्टम का आज तक। और इसका जिस तरीके से दामोदर हम करते हैं बार बार कि हमारा संविधान इतना ग्रेट है, इतना हमारे संविधान तो ऐसा है, भगवान से भी ऊपर है हमारा संविधान, हमारा संविधान इतना माला जपा गया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हमारे देश में इतना करप्शन है उसके लिए भी यही संविधान रिस्पॉन्सिबल है। किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे देश का इतना पैसा जो देश के बाहर चला गया तो संविधान ही को तो दोषी उसको लिए बनाना चाहिए, मानना पड़ेगा। वो कोई नहीं कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ओपिनियन मेकर्स भी कितने वन साइडेड हैं, कितने वन साइडेड हैं। अब ऐसे माहौल में अगर आप प्राउड को लाना चाहते हैं, प्राउड की चर्चा छेड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना यह आवश्यक चीज है। पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को अपना ओपिनियन बोलना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन तब उसमें यह भी होना चाहिए कि नोटा है, ये जो नोटा है पहले नहीं था, अब है, और पहले नहीं था और आज अब है, इसके बीच में प्रौत है, प्रौत रहा है। प्रौत की बातें चिल्ला चिल्ला करके कहा गया था कि कैंडिडेट को वापस लौटाने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए, या कोई कैंडिडेट अगर सुटेबल नहीं है तो हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए भी बैलेट पर कुछ एक पोजीशन, एक जगह होनी चाहिए जहां पर कि आदमी स्टैंप लगाएगा। बोलने वाले भी बेचारे गुजर गए, सुनने वाले भी गुजर गए, बातें गूंजती रहीं, और इलेक्शन कमीशन ने नोटा का एक पोजीशन बना दिया कि हम इन सारे कैंडिडेट्स में से हम किसी को नहीं चाहते हैं। तो वो भी इलेक्शन में भाग लेने के बराबर ही है कि अगर जनता बोले कि भाई जितने कैंडिडेट हैं हम किसी को नहीं चाहते हैं, अब वो ना करके हम घर से ही ना निकले। अरे भाई लाइन में कौन खड़ा होता है, वो तो नीचे वाले लोगों की है, हम तो ऊपर से छत से देखेंगे कि इलेक्शन कैसा चल रहा है।
ये एक गलत पोजीशन होती है। इसमें अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी लगती है, अपने भविष्य पर भी जो है फंदा लगता है। तो इलेक्शन में भाग लेना चाहिए और अच्छे तरीके से भाग लेना चाहिए, लेकिन तब है कि हमारे इलेक्शन का एजेंडा वो होना चाहिए जो कि हमने महासदविप्र बाबा के समय में उनके गाइडेंस में हमने इस्टेब्लिश करी थी। उन्होंने उनके समय में समाज आंदोलन के नाम से और राउत सर्व समाज के नाम के बैनर के नीचे हम इलेक्शन करने के लिए प्रेरित हुए थे बाबा से, और उसी नाम से उसी तरीके से हम करते भी आ रहे हैं। और बाबा का ये महासदविप्र बाबा का हमेशा से यह इनकरेजमेंट रहा है कि अधिक से अधिक सीट पर कैंडिडेट होगे, अधिक से अधिक सीट पर आप जो है, उसमें माहौल बनता है कि हर कोई कुछ सुनना चाहता है, कौन पार्टी क्या बोल रही है, कौन पार्टी क्या बोल रही है, कौन पार्टी क्या बोल रही है। एक उत्सव का माहौल होता है इंडिया में, एक फेस्टिवल जैसा लगता है। तो उस फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर आप घर में ही बैठे रहना है, तो फिर आपकी सारी आइडियोलॉजी आपके लिए ही हुई, पब्लिक के लिए तो हुई नहीं, क्योंकि आप पब्लिक में जा ही नहीं रहे। पब्लिक की समस्या को पर अपने विचार को भी आप व्यक्त करना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने ओपन फोरम बनाया है कि यह जो इनहिबिशन है, यह जो मन में एक जो है दूरत्व है या उपेक्षा करने की भावना है कि अरे भाई छोड़ो ना, इसमें कौन पड़ता है, रहने दो, ये प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति तो कतई नहीं है, क्योंकि जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के आदर्शों से, प्रवृत्ति की आइडियोलॉजी से सदविप्र तैयार होते हैं। और सदविप्र का काम क्या है? सब कुछ लिखा हुआ है। वो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, स्पिरिचुअली डेवलप्ड होंगे, एलिवेटेड होंगे, मॉरलिस्ट होंगे। उसके साथ में एक और चीज है कि वह कम्युनिटी से कनेक्टेड रहेंगे, समाज से बहुत ही कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जो नहीं हो रहा है। सब लोग घर में ही बैठ करके बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और सोचते हुए थक जाते हैं और वहीं पर उसको समाप्त भी करके सुखद अनुभव करते हैं। तो यह एक जंप होना चाहिए, उसी के लिए ओपन फोरम हमने शुरू किया था। क्यों? कि यह एक साइकोलॉजिकल एक रियलिटी है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, जब हम सभी छोटे थे तो हम बोलना कैसे सीखते हैं और क्या बोलते हैं? तो वही बोलते हैं जो हमारे माँ, हमारे हमारी बड़ी बहन, बड़े भाई, पिता, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, दूसरे बच्चे जो हमसे बड़े हैं, वो जो हमारे कान में डालते हैं चारों तरफ से, 5 साल तक, 3 साल तक हम सुनते रहते हैं, केवल कुछ बोलते नहीं है। वो सारी चीजें दिमाग में एक क्रिटिकल लेवल में पहुंच जाती है। उसके बाद वही सारी बातें बच्चा मुंह से बोलना शुरू कर देता है। स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है सीखने के लिए कि कैसे बोलना है, क्या बोलना सही है, वो तो बाद में बात आती है। उसी तरीके से ओपन फोरम इसीलिए बनाया गया है इंटेलेक्चुअल फेडरेशन का कि सारे विचारों को आप बोलिए। हमने प्रिंसिपल सिद्धांत दिया था कि एवरी थॉट इज वैलिड थॉट। जो भी विचार है वो सही विचार है, उसमें एक वैलिडिटी होती है। अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने हिसाब से बोलने वाला जो बता रहा है उसको आप रिजेक्ट मत कीजिए, बोलने दीजिए। उसकी वैल्यूएबल चीज उसके दिमाग में तो है, वो तो समझ रहा है, समझ रही है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है जो हम रखने जा रही हैं। इसलिए नो थॉट should be rejected, all thoughts should be allowed to be expressed। विचारों को एक्सप्रेस होने दीजिए, सुनिए, उस पर गौर कीजिए कि तो ये जो चीज होती है ना, ये ट्रेनिंग इससे मिलती है।
जब हम यहाँ सुनते हैं रहते हैं, सुनते हैं, अभी 2-3 साल से हम चल रहा है, अब हम बोलने के काबिल हो गए हैं, अब हम बोलना शुरू कर रहे हैं पब्लिक में, अब हमारे लोग बोलने भी लगे हैं, पहले बोलते ही नहीं थे। तो डिबेट, डिस्कशन एंड ओपन फोरम, ये सारी चीजें बहुत जरूरी चीज हो जाती हैं। और इलेक्शन में इन सारी चीजों के अभाव में हमारे अब तक के जो इलेक्शन रहे हैं वो घिसी पिटी लाइनों को ही रिपीट करते हैं, और पब्लिक बोलती है अरे भाई ये तो आपके लीफलेट में लिखा हुआ है ही, आप इसको क्यों बोल रहे हैं, आप कुछ और बात ऐड कीजिए, तब तो हम यहाँ पर बैठ करके आपकी बात सुने। आप जो लीफलेट हमें बांट दे रहे हैं वो तो हम सुनिए, आप तो खुद ही घर में पढ़ करके ही तो हम आए हैं, हम इसके आगे की बात आप सुनाइए जो हमारे कैंडिडेट सुना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 5 साल तक कोई काम ही नहीं किए होते हैं, और अंत में जंप कर जाते हैं, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन लड़ते समय ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिनके कारण पब्लिक में हमारी आइडियोलॉजी हल्की हो जाती है। लोग सोचते हैं कि ये आसमान की चीज बोल रहे हैं, जमीन की चीज है ही नहीं। इसके कारण क्या होता है कि आपके कैंडिडेट को 10 वोट मिलते हैं, 5 वोट मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए 5 साल का समय होता है, जो अभी तक टेकअप नहीं किया गया है समाज के लोगों के द्वारा। हाँ, अभी कुछ समाज आंदोलन चल रहा है इंडिया में, तो वहां पर हुआ है, बिहार के जो समाज हैं, राजस्थान में कुछ समाजेज हैं, है ना, आपको मध्य प्रदेश में कुछ समाजेज हैं, ऑफकोर्स अमरा बंगाली भी है, तो ये लोग बोलते हैं, हाँ ये लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी के 44 समाज में कोई मैं देखता हूँ कि 30 समाज तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो लेकिन ये भी उतना नहीं कर रहे हैं जितना जो इन्हें करना चाहिए। आपको ये बात, वो बात बोलनी है जो पब्लिक की समस्या से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए, जो पब्लिक की समस्या को के बारे में चर्चा करें। पब्लिक की समस्या के बारे में हमारे स्पीकर बोलते ही नहीं है, वो अपनी बात बोलने लग जाते हैं, अमीरी रेखा खींचो, ये करो, वो करो। अरे भाई, पब्लिक की समस्या क्या है उसके लिए पब्लिक सुनने आती है आपके पास में, न कि आपकी बात सुनने के लिए वो आती है। पब्लिक सुनना चाहती है कि आप उनकी समस्या के बारे में आपका विचार क्या है। आप उनकी समस्या को छोड़ करके आप अपने रामायण, अपनी गीता सुनाने लग जाते हैं। अब तक यही हुआ, सॉरी टू से, अब तक यही हुआ है, जो कि भाभा की गाइडलाइन से, रउत के जो महासचिव हैं उनकी गाइडलाइन से कंप्लीटली डिफरेंट है। वहां से कोसों दूर की बात बन जाती, इतना बड़ा डिफरेंस है, इतनी चौड़ी नदी बन जाती है, गंगा से भी चौड़ी नदी का पार्ट बन जाता है, एक इधर है तो एक दूसरे छोर पर उधर, जो दिखलाई भी नहीं पड़ता। ये हमारी समस्या है। तो इलेक्शन है, इलेक्शन लड़िए, 2 काम कीजिए, आप पब्लिक में कुछ बोलिए ही मत, वो भी बहुत अच्छा है, खाली लीफलेट बांटिए, कुछ मत बोलिए पब्लिक को, प्लीज कुछ मत बोलिए, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपको बोलता हूँ। और जो पैसा आप पब्लिक में बोलने के लिए स्टेज और माइक और सारी चीज में खर्च करते हैं ना, उस पैसे से आप लीफलेट छापिए, और जितने घरों में डाल सकते हैं लीफलेट डालिए, वो ज्यादा काम करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले यह भी कहा, अगर जो आप बोलने जाते हैं तो पब्लिक ये समझ करके आपके पास में आती है कि जो लिख करके दिए हैं उसके आगे की बात आप कुछ बोलेंगे, जो आप बोलते ही नहीं है, तो क्या फायदा हुआ इतना खर्च करने का। तो इलेक्शन लड़ना है क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि आप भी एक हैं, समाज के बारे में आपकी भी एक सोच है, बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन तब उसके तौर तरीके, कमेटी होनी चाहिए जो लीफलेट को सही ढंग से बनावे, और उस लीफलेट में वो सारी बातें लिखें, क्योंकि जनता की जो चीजें हैं, जो जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है, और उसी दिशा में उसी को आगे बढ़ाते हुए उनकी उम्मीदों को और भी सुंदर तरीके से करने के लिए हम क्या रउत से उनको बता सकते हैं। जानते हैं, कोई भी जो सफल पॉलिटिकल पार्टी होती है
उनके पास थिंक टैंक होता है, उनका जो मैनिफेस्टो बनता है उसमें 50-100 आदमी बैठ करके मंथन करते हैं और वहां से चीज निकल करके आती है। लिफलेट भी बनता है तो फिर उसका एक सेल होता है। आई एम सॉरी टू से कि ये सारी चीजें अभी तक स्ट्रक्चर चाहे जिस भी कारण से रहा हो, अभी तक राउत के जितने भी कैडर्स हैं या जो भी हमारे संगठनात्मक जो संरचना है, इस प्रोसेस में अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है। मैं देना शुरू किया था, अब तो मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है, इसलिए अभी हमें समय सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसकी बात है। चलिए, आई होप आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी समथिंग, लेकिन मैं अगर आपको इमीडिएटली इस पर कुछ कमेंट लेना है, देन यू हैव फर्स्ट, देयर आफ्टर और भी लोग बोलने के लिए लाइन में। दादा, मेरा प्रश्न है कि एजुकेशन सिस्टम और इलेक्शन जो है, एजुकेशन का क्या रोल है होना चाहिए, अगर जैसे अगर इलेक्शन हो रहा है और जो सिस्टम है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन में उसका क्या रोल होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए? आई थिंक मेरी आवाज गई। पूनम दीदी, एम आई ऑडिबल? हाँ, मैं सुन रहा था आपकी आवाज, मेरी माइक बंद कर रखा था मैंने। देखिए, एजुकेशन का पर्पस दूसरा है। बाबा तो यहाँ तक कर रहे हैं, प्रोत का ये स्टैंड है, यूपीएसएफ हमारा है, स्टूडेंट फेडरेशन, उसका तो ये कहना है कि स्टूडेंट के परिसर में, कैंपस में पॉलिटिक्स होने ही नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन है वह इलेक्शन एज के पहले का जीवन होता है। इलेक्शन का जो एज है, आप कैंपस से बाहर निकलते हैं, उसके बाद में आपकी एज होती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। 18 साल रखिए, उस समय तक आपकी एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, सारे कैंपस उसके पहले वाले एज की है। तो जिनको इलेक्शन में भाग लेने का भी एज भी नहीं हुआ है, आप वहां पर पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, तो उनकी स्टडी की उनकी जो टैलेंट है, ब्रेन है, जो एनर्जी है, उनका टाइम है, वो सारी चीजों को आप बर्बाद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि एजुकेशन में पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, हाँ, उसके बाद में राउत के पास में अपना सिस्टम है कि हम इलेक्टोरल कॉलेज कैसे तैयार करेंगे, है ना। एक सिस्टम है, उसका सिलेबस बनाया जाता है, उस सिलेबस में सभी को एक विशेष, हर एक पंचायत में उसका सर्टिफिकेट लेना होगा कि हाँ, इनके पास में सफिशिएंट जानकारी का जो सिलेबस है इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, नाउ ही कैन बी ए वोटर। अगर आपके पास में कोई जानकारी नहीं है, आप वोट देने जा रहे हैं, तो ये तो वैसी बात आ जाएगी कि जिसको सारे ग आता ही नहीं है, उसको आप बाबा के सामने या डीएमएस में बोल दीजिए कि ये प्रभात संगीत गाएंगे, इसका क्या मतलब बनता है? प्रभात संगीत गाने के लिए आप उन्हीं लोगों को रखते हैं जो गाना जानते हैं, नहीं तो क्यों आप उनको वहां पर रखेंगे? उसी ढंग की बात यहाँ पर हो जाती है कि जिसको इलेक्शन के बारे में, सोशियो इकोनॉमी, सोशियो पॉलिटी, इन सब की कोई जानकारी ही नहीं है, आप उनको बोल रहे हैं कि हाँ जी, जाइए जी, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करना है, जाके वोट दे दीजिए। ये व्यवहारिकता से बिल्कुल ही परे है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो प्राउड उसमें विश्वास करता है। यूनिवर्सल सफरेज हमारे पास भी है, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स हमारे पास भी है, लेकिन उसके साथ एक दायित्व है। भारत के संविधान में इसकी चर्चा है, लेकिन इसके बारे में कैसे हम सभी को उसके लायक बनावे, कंप्लीट जीरो है। इलेक्शन कमीशन के पास में कोई प्रोग्राम ही नहीं है कि हम हर एक नागरिक को पीपल्स नाइट स्कूल और डे स्कूल के हिसाब से हर एक पंचायत लेवल पर सभी को हम एजुकेट कर दें कि कौन पॉलिटिकल पार्टी का क्या पोजीशन है, कौन पॉलिटिकल पार्टी की बेसिक डिफरेंस एक दूसरे से क्या है, यह है वो है, कोई बताने वाला नहीं है।
इलेक्शन कमीशन बोलती है कि सबको वोटिंग राइट होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोलता है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बोलता है मान लो कि सभी को बाइसिकल होना, मोटरसाइकिल होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोलता है कि सभी को ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइए, ये इलेक्शन कमीशन बोलता ही नहीं है। उसी तरह का एग्जाम्पल है। तो ये सब हमारे पास में बड़ी सीरियस चीजें जो बतलाती हैं कि टोटल मिसमैनेजमेंट है, ये डिपार्टमेंट काम ही नहीं करती हैं, सब मलाई खाती हैं, डिपार्टमेंट के लोग बैठ करके खाते हैं, और जहाँ काम करने की बात आती है न तो ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, न तो होमवर्क करते हैं, न तो तैयारी करते हैं कि भाई हमारा दायित्व क्या है, उसको कैसे पूरा। दादा बिमलानंद दादा से मेरा आग्रह है दादा, कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है और कुछ एक कमेंट भी है कि ऑलरेडी 50 मिनट्स पास्ट, प्लीज कीप माइंड ऑन टाइम टू, और उनका हैंड रेज भी है। तो दादा जरा सा हम सुन लें, कहीं उनका कोई प्रश्न है या कोई जरूरी बात को कहना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, श्योर। दादा आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। जी, मैं आचार्य दिलीप दादा से आग्रह करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें। दादा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। नमस्कार दीदी, नमस्कार। हम लोगों ने दादा की बातें सुनी और अच्छी लगी बातें उनकी। मेरे से चर्चा का विषय था कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें प्रौद्ध का क्या स्थान रहेगा, हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके इर्द गिर्द ही आप लोग का ये एजेंडा पॉइंट था, और दादा भी इसके चारों तरफ भी बात कर रहे थे। मैं थोड़ी डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं? यदि हैं तो हम उसके साथ में हो जाते हैं, हम अपना काम प्रभुत्व छोड़ देते हैं और बीजेपी के गुणगान करते हैं। यदि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो किस विषय में नहीं कर पा रहे हैं या किस हद तक नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी तो प्रौद्ध यदि एक अलग विचारधारा है तो क्यों अलग है, और वो जो भाजपा की विचारधारा है उससे हम कैसे अलग हैं, हम अपने आप को कैसे उससे अलग करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जैसे दादा बोल रहे थे कि व्यवस्था को चेंज कैसे किया जाएगा। व्यवस्था को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। हम इसके लिए तैयार नहीं है। यदि हम इसके लिए तैयार नहीं है या हमारे पास में, यहाँ तक कि भाजपा, जैसे दादा बोले, भाजपा भी तैयार नहीं है कि वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके या उसके अंदर कुछ और आइडियोलॉजी हो, उसको सरकार ऊपर थोप नहीं सकती, जनता के ऊपर थोप नहीं सकती। सबको मालूम है जब भाजपा 30-32% वोट लेकर के देश में राज कर रही है, तो 60% लोग ऐसे हैं, 60-65% लोग ऐसे हैं जो कि भाजपा को नहीं चाहते हैं। ये भी एक सच्चाई है। उनकी विचारधारा को यदि हम इस तरह से निगेट कर देंगे तो एक गृह युद्ध की अवस्था आ जाएगी। ये भी एक सोचने वाला विषय है। खैर, उसको हम अभी छोड़ते हैं उस विषय को। हमारा प्रश्न यही है, आज हम भाजपा के लिए, हमको मालूम है, ऐसा हमको लगता भी है पर्सनली, कि उसके लिए कोई कंपटीशन अब नहीं रह गया है। हो सकता है मोदी दोबारा चुन करके आ जाए, लेकिन एज ए प्रोटेस्ट हम अपनी बात को क्यों कैसे कहें। यहाँ पर जो हम एक बार विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष का सारा दामोदमार विचार मंथन है मोदी के एंगेल्स में। हमको यहाँ ये देखना है कि मोदी एज ए व्यक्तिगत में कोई बुराई हमको नहीं दिखाई पड़ती। एकदम सही बात है। वो जिस तरह का जीवन जीता है, हमारे तो 90% साधु भी इस तरह का जीवन नहीं जी सकते। ग्रही को तो हम छोड़ देते हैं। जिस तरह की वो उसकी दिनचर्या है, जिस तरह का उसका कमिटमेंट है अपने काम के प्रति, हमारे साधु भी नहीं उतना रखते हैं। हाँ, बाबा के समय में रखते थे। बाबा तो सबको डंडे पर नचाया है उन्होंने, और 3 घंटा भी नहीं सोने देते थे, और इधर से उधर भागना दौड़ना ये करता है। वही काम मोदी भी कर रहा है, लेकिन उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती। तो हमको ये देखना है कि हम मोदी का विरोध कभी ना करें, लेकिन भाजपा के विचारों का विरोध हमको जरूर करना चाहिए।
ये काम हमारे इंटेलेक्चुअल फेडरेशन का है, जो कि अभी दादा जैसे बोले कि अभी तक इस पर हम लोग काम नहीं किए हैं, एकदम सही कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल फेडरेशन ने केवल आपस में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करते हैं, और बहुत सारी चर्चाएं हम करते ही नहीं, कभी 1 to 1 कभी हम लोग बात नहीं करते आपस में। इस तरह का कभी हमने एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया कि जहां पर कि ओपन डिस्कशन हो सके, ऐसा माहौल ही नहीं बना अभी तक। क्योंकि मैं तो 3-4 साल से जुड़ा हूँ, और एक्टिवली हम जुड़े हैं, और हम देखा है, अंदर की बात देखी है। तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल फेडरेशन है, जिसका काम है सोचना, जिसको समझना चाहिए कि कहाँ क्या लोहा कहाँ गर्म है, कहाँ पर हिट करना है। तो अब ये आती है, हम जैसे कहते हैं कि आर्थिक विषमता बढ़ रही है। सच्चाई है, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि आर्थिक विषमता बढ़ रही है। उसका मूल कारण है जो बीजेपी की जो मूल विचारधारा है, पूंजीवादी व्यवस्था को प्रश्रय देने की, जिसको कि वो विकास की विचारधारा लेकर के उसका चूरन सबको बेच रहे हैं, वही उसका मूल कारण है। और वो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता। तो उसके लिए हमें यद 2024 से पहले अपने लोगों को समझाना होगा। जब हम लोग ये कहते हैं ना कि वो सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगते हैं, क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हमें खुद ही स्पष्टता नहीं है कि हमको क्या बोलना है, हमको अपने लोगों को क्या समझाना है, किस तरह से समझाना है, हमने कभी तैयारी की नहीं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल फेडरेशन है, ये जो पीयू बना हुआ था, बाबा ने दिया था, ये किस लिए बना हुआ था? कि समाज को फीडबैक देंगे कि भाई ये समाज में ये स्थिति चल रही है, इसका ये तोड़ हो सकता है, तुमको इस अपना जो माइंड सेट है इस तरह से लगाना है। वो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, अभी भी नहीं हो रहा है, 2024 तक भी नहीं हो पाएगा जिस तरह की हालात चल रहे हैं, लेकिन वो होना चाहिए था। तो 2000 अभी मधुश्री दीदी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, तो ये हम इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं तो लोग समझेंगे क्या प्रवृत्ति क्या है। तो इलेक्शन में भाग लेने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो समाज की इकाई है उसको पहले इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर तो करें। हमारी कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, हमने एक पीएसएस को रजिस्टर कर लिया था पहले, बाद में अभी मिथिला समाज का रजिस्ट्रेशन बाकी है, हमारा ब्रज समाज जिसको लेकर के हम चल रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन बाकी है, बहुत सारी समस्याएं उसके अंदर आ रही हैं। अंगिका समाज का रजिस्ट्रेशन हो गया है, मगही समाज का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन भोजपुरी समाज का कुछ नहीं हुआ अभी तक, रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो ये जो समाज है, जो कम से कम हम जो 4-5 समाज जो हमारे बिहार में, जहां पर कि हमारी इतनी संख्या है, हमारे कैडर वहां अवेलेबल है, और जगह तो कैडर नहीं मिलते। जैसे हम सह्याद्री समाज में अभी बैठ करके कुछ समय के लिए दादा ने बोला था कि आप काम करो वहां पर, हमने यहाँ काम शुरू किया। अब यहाँ हमारी इंटरनल फाइट बहुत ज्यादा चल रही है लोगों के बीच में। लोग कहते हैं कि पोलिटिकल पार्टी होनी नहीं चाहिए, ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, ये दलदल है, इसमें आप भाग लोगे, क्योंकि हर एक आदमी बस वो भजन कीर्तन करना चाहता है, आत्मोक्षार्थम में सब लगे हुए हैं, जगत हिताय की कोई बात नहीं सोच रहा है। लेकिन इस राजनीतिक दलदल में जा करके ही अच्छे लोग नहीं आएंगे, इस दलदल में, इस गंदगी में नहीं फंसेंगे, तब तक वो अच्छाई नहीं होगी। इस बात को हमको समझना होगा। तो हमें जो चुनाव के समय में विरोध की बातों को इस ढंग से कहना है कि हम भाजपा नहीं है, भाजपा की हम मोदी विरोधी भी नहीं है, हम किसी और चीज के विरोधी भी नहीं है। हमारी अपनी क्या बातें हैं जो कि इस भाजपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा नहीं हो सकता है, उस पर हमारा विचार मंथन होगा, उसके ऊपर हम पंपलेट बनाएंगे। ये इंटेलेक्चुअल फेडरेशन के द्वारा जो हमारे कुछ जानकार दादा लोग हैं, जो ग्रही लोग हैं, जो दीदियां हैं, वो मिल करके वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स पर, एक सब्जेक्ट पर नहीं होगा इलेक्शन। कोई इसलिए नहीं होता कि कोई छोटा सा एक सब्जेक्ट ले लिया, लोकल इश्यूज होते हैं, वो छोटे मोटे इशू होते हैं, लेकिन एक देश के लेवल के जो इश्यूज हैं उस पर, चाहे वो शिक्षा हो, ज्ञान विज्ञान हो, समाज हो, जाति पात हो, और बहुत सारे विषय हैं, औद्योगिक नीति है, कृषि नीति है, सबके ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ेगी।
सबके ऊपर अपना एजेंडा हमको फिक्स करना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा कि भाजपा यदि कृषि नीति ये लेकर के आती है तो हमको इसमें ये बुराई लग रही है, यदि इसमें ये वो ठीक कर दें तो हमारी कृषि नीति से हमारा समर्थन हो जाएगा, या हम प्रौध सम्मत कोई हमारी बात मान लेता है या कोई किसी का एजेंडे में ऐसी कुछ बातें हैं जो प्रौध सम्मत हैं तो उसको हम लोग मान भी लेंगे, लेकिन जो उनकी बातों में जो प्रौध सम्मत बातें नहीं हैं हम उसका विरोध करेंगे और विरोध करके अपने पास में नहीं रखेंगे। ये ज्ञान हमको अपने पास नहीं रखना है, हमको जनता के बीच में जाना है, उनको बोलना है कि देखिए देखिए ये जो बातें हैं, ये जो सरकारें हैं, ये जो काम कर रही हैं, आने वाले 20 सालों में यदि यही काम करती रही तो इस हालत में इन लोगों का कभी सुधार नहीं हुआ। हमें मालूम है पिछले 70 वर्षों में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति जो जिस स्थिति में रह रहे थे 50% लोग उसी स्थिति में आज भी रह रहे हैं। तो इस रिजर्वेशन का फायदा उनको नहीं हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए था कि सबको आरक्षण 50-70 साल और भी दे देंगे, 2-3 जनरेशन उसकी निकल भी जाएंगी, फिर भी वहां भला नहीं होने वाला। तो प्रौध की नीति क्या कहती है उस पर हमको चर्चा करनी होगी ना, फिर हमको सजेशन दे पाएंगे। ये सब चीजें हमको देखनी है, करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे अंदर जो लोग हैं, चाहे वो पीयू में हो, समाज में कुछ लोग काम कर रहे हैं, पीयू के अंदर तो वो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, हालांकि हम पीयू के मेंबर हैं, लेकिन पीयू के इंडिविजुअल मेंबर नहीं होता, ग्रुप होता है। बाबा ने एक सिस्टम बना करके दिया था कि जितने भी लोग होंगे उनकी एडवाइजरी कमेटी होगी। किसी ने एडवाइजरी कमेटी बनाई अपनी, या किसी ने मान ली गलती से बना भी ली, क्या उनकी एडवाइजर्स कभी किसी ने ली? नहीं ली, ना उन्होंने कभी बनाई होगी, मुझे नहीं मालूम किसी ने बनाई है। मैं एक एडवाइजरी कमेटी में था कुछ समय के लिए, 1-2 मीटिंग भी हमने अटेंड की थी, और उसके वजह से कई वर्ष हो गए कभी भी ना कोई चर्चा होती है। चल रहा है हमारा सिस्टम, तो चल ही रहा है, चलता भी रहेगा, क्योंकि हम किसी को किसी की एडवाइस की जरूरत है नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बातें और कहनी है, लेकिन समय बहुत निकल जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात कहीं विराम करता हूँ। नमस्कार दीदी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत प्रमुख बातों को उठाया है। हम इसके लिए अलग से मतलब ओपन फोरम के अलावा हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी चूंकि हमारा ये लाइव चल रहा है, डिस्कशन फोरम बिल्कुल हम लोग रखेंगे। हाँ। और हम लोग इस पे जरूर विचार विमर्श करेंगे कि अगर हम लोग करें तो जैसे कि दादा बोले तो मुझे उनकी आइडिया बहुत अच्छी लगी कि हमें बोलने की जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग लिफलेट तो बांट ही सकते हैं और हम लोग इस पर एक जरूर डिस्कशन करें। और ये इतना भी एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा नहीं होगा, लोगों तक अपने विचार तो पहुंचा ही सकते हैं। तो नीतू दी का इससे संबंधित एक है कमेंट है कि कैन वी डिस्ट्रीब्यूट पम्पलेट और ई पम्पलेट इवन वी डोंट हैव एनी कैंडिडेट स्टैंडिंग इन आवर कंस्टिट्यूएंसी। क्या हमारे कोई कैंडिडेट नहीं है, क्या फिर भी हम पम्पलेट बांट सकते हैं या ई पम्पलेट हम लोगों को शेयर कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। और मीरा दीदी अगर आपका हो गया हो तो, बहुत देर से वर्षा गौर दीदी हैंड रेज की हुई है, जरा हम लोग इनको ले लेते हैं। हाँ श्योर दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वर्षा गौर दीदी, आपका हैंड रेज काफी समय से है, मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने आपको बहुत इंतजार कराया, लेकिन हमारे पास वरिष्ठ दादा लोग थे, उनको सुनना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था, इसलिए दीदी मैं आपसे माफी चाहूंगी। प्लीज यू कैन कंटिन्यू नाउ। नमस्कार दीदी। नमस्कार दादा जी। मैं जो बात बोलना चाह रही थी वो दिलीप दादा ने बहुत अच्छे से कही। मैं यही कहना चाह रही हूँ मेन बात की, जो हम लोग लीफलेट बांटेंगे उसका जो मैटर है वो व्यवस्थित तरीके से यदि सारे फोरम के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो मिलके कोई बना दे तो उस भाषा का भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। और जो प्राउड से रिलेटेड हैं, अच्छे वक्ता है, उन्हें समय समय पे जैसे जिस राज्य से हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है वहां जाके प्रचार करें तो ज्यादा अच्छा उनका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी मेरा ब्रदर पिछले साल होशंगाबाद से खड़ा हुआ था और जीता भी, उसने बहुत काम भी किया, तो लोकली आनंद मार्ग से जुड़े हुए हैं और सभी उनको जानते हैं, तो अच्छा मतलब इसका प्रभाव पड़ा। तो अब इस बार फिर वो खड़ा हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम हम लोग को आनंद मार्ग के बैनर के नीचे अच्छा मैटर उपलब्ध हो जाए और अच्छे वक्ता उपलब्ध हो जाए, जो सभी जाके एक ग्रुप बना लिया जाए तो सभी जगह जाकर वो लोग शामिल हो मीटिंग वगैरह में, या कोई प्रचार का कोई कार्य रखते हैं वहां पे, तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा चुनाव के समय में। बस यही मेरा एक वो था सजेशन।
जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जी हम लोग इसके लिए अगर हमारे हमारे मेंबर्स को जरूरत हो तो एक अलग हम लोग इंटरनल मीटिंग रख लेंगे दीदी। जी जी और हमारे पास दादा लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हम लोग इसके लिए दादा के आभारी भी हैं। और ये हमारा जो फोरम चल रहा है, इसकी शुरुआत ओपन फोरम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे बीच बिमलानंद दादा ही लेकर आए थे। इसलिए आज किसी को ये नहीं फील होना चाहिए कि हमने बिमलानंद दादा को ज्यादा समय क्यों दिया। मैं वो तो कोई बात नहीं वो तो उनके पास समय नहीं होता है। और दादा अभी हमारे पास उपस्थित है, इसलिए अगर दादा मुझे सुन पा रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन हैज enhance the existing election expenditure limit for candidates in parliamentary and assembly constituencies. These limit will be applicable in all upcoming elections. तो ये जो बार बार पैसे बढ़ाए जाते हैं एक्सपेंडिचर के लिए, क्या हमारे प्राउटिस्ट लोग भी इसी तरीके से खर्च करेंगे? मैं बिमलानंद दादा से चाहूंगी कि वो इस पे कुछ अपना कमेंट्स रखे। देखिए, आप तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, हम तो मिनिमम भी नहीं कर पाते थे। तो अगर इन्होंने दायरा बढ़ा दिया है तो उसका कोई लाभ हमें मिलना तो है नहीं। मान लीजिए कि आपका जो पहले का मिनिमम दायरा, मान लीजिए, मुझे वो फिगर याद नहीं है, मान लीजिए कि पहला था कि 10 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं। अरे भाई, हम तो 2 लाख ही खर्च करते हैं, 5 लाख ही खर्च करते रहे। अगर वो बढ़ा के 50 लाख कर दिए तो उससे हमारा क्या दादा फर्क अभी पड़ रहा है? 95 लाख कर दिया गया, 70 लाख से बढ़ा करके तो उससे 95 हमारा लाख। हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? ये बात है। लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है कि हम पैसा खर्च करके फॉर्म पेन शो करके हम इलेक्शन जीतेंगे। नहीं, हम काम से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये होती है प्रौद्ध की इलेक्शन की सिस्टम। अब आज के सिस्टम में घुड़दौड़ में अगर हमको भी लगना है तो मैंने जैसा पहले कह दिया, लीफलेट बांटिए। बोलने से ज्यादा आप लिखित रूप में दीजिए कुछ, जो कि उनके घर में पड़ा रहेगा और वो 10 बार पढ़ सकेंगे उसको। उनके बच्चे भी पढ़ सकेंगे। एक घर में एक लिफलेट चला जाता है ना, तो उस घर में सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। 5 आदमी है या 10 आदमी है, सभी लोग उसको पढ़ेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा, वो ज्यादा उपयोगी होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो सवाल था कि अगर कहीं हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो क्या हम लिफलेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन तब है कि उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसा उसमें भी मैंने कह दिया था कि भाई, आप अपने वक्तव्य में या अपने लिफलेट में वो बातें बोलिए जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या है, उसके बारे में आपके पास क्या समाधान है। उसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, ना कि हम अपने गीता रामायण की चर्चा करते चले। तो ये सब चीज है। और जहाँ तक आचार्य दिलीप जी ने एक कमेंट दिया था, देखिए ना, आप 3 साल तो आपके निकल गए कोरोना के चलते, कुछ कर ही नहीं पाए। कम से कम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है। 2020 से ही मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर दिया। जब अमेरिका में चले गए, वहीं फंस गए। मैं अमेरिका गया, दूसरे दिन से लॉकडाउन होना शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड में, पता ही चला गया। हम वहीं रह गए जब तक हम 2022 में वापस नहीं निकल के आए। तो फिर भी काफी आप लोगों ने काम किया, हमेशा हम लोग जुड़े रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई इंफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। यह सोचना थोड़ा सा इस पर फिर से विचार कीजिए। आपके पास में अगर रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं है तो कोई आपको बताएगा ही नहीं। अगर आप हर जगह जाते नहीं है तो भी आपको फिर खबर नहीं मिलेगी। तो हमको खुद ही उसमें पार्टिसिपेट, मुझे याद है अमेरिका से मैं रात में मीटिंग करता था, और ये हमारी मीटिंग से 100 लोग इसी जूम प्लेटफॉर्म पर आते रहे हैं। पूरा 2020 2021 इतने इलेक्शंस की मीटिंग हुई, इतने मीटिंग, एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती रही है, सब होती रही है। आचार्य दिलीप जी उसमें बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए इनके पास खबर नहीं है। तो नेचुरली ये सोचते होंगे कि कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका ये भी कारण है कि कुछ है ही नहीं आपकी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि आप उस समय चाहे जिस भी कारण से, तो 2017 में आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया दिल्ली में, 2019 में आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया पटना में। काम तो लोग कर ही रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, अभी इलेक्शन की बात हो रही है, हम उस पर आते हैं। बोलिए दीदी, आगे बढ़िए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल करने का मेरा उद्देश्य था कि ये जो हम ना कन्वर्सेशन हो रहा है, ये जब मैसेज समाज में जाए तो लोगों को पता चले कि हम लोग किस तरीके से खर्च करते हैं, या हम लोग अपरिग्रह को बांध कर किस तरह से चलते हैं, लोग इस चीजों को भी समझे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। विनीता आनंद दीदी हैंड रेज की थी एंड उसके बाद सुप्रिया दीदी। जी, विनीता आनंद दीदी, क्या अभी आप हम लोग को सुन पा रही हैं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप शॉर्ट में समराइज करें अपनी बातों को, या कोई सवाल हो तो रखें। विनीता दीदी, विनीता दीदी क्या आप हैं? हमको सुन पा रही हैं दीदी? दीदी, एम आई ऑडिबल? इफ नॉट, देन सुप्रिया दीदी, यू कैन कंटिन्यू। सुप्रिया दीदी। या थैंक यू पूनम दीदी। नमस्कार सभी को। विमला नंदा जी नमस्कार। विनीता दीदी, अब आप रुक जाइए, सुप्रिया दीदी को कंटिन्यू कर दीजिए, इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। जी दीदी, सुप्रिया दीदी आप कर ले कंटिन्यू। जी दादा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप चर्चा कर रहे थे, हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करके इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ एग्जाम्पल है या नियर सक्सेसफुल ऐसा कोई एग्जाम्पल है वर्ल्ड में जहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है और वो सही पाथ पे चल रहा है? ये मैं आपसे जानना चाहती थी। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल है और नहीं है, दोनों एट द सेम टाइम। आज के समय में इसका एग्जाम्पल नहीं है। I have to wait. Vineta Didi, can you please wait? Then your voice is cracking, and in the meantime, I'm saying something. Yes, तो मैं ये कह रहा था कि ये सवाल मुझे यूएस के एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि आप जो बता रहे हैं इसका कहीं मॉडल है तो बताइए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। हमने कहा कि हमारा मॉडल है, और लोग उत्सुक हो गए। कोई वी वेर अबाउट 70 people for almost 2 hours we were discussing about economic democracy। उसमें हमने कहा कि इंडिया में एक ऐसा समय था, बहुत बड़ा समय ऐसा था, जब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो आज आई है, ब्रिटिश लोगों के बाद में आई है, उसके पहले तो इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। फिर भी इंडिया सोने की चिड़िया बना हुआ था, सिस्टम तो था, इलेक्शन तो होता था, ऐसा नहीं कि इलेक्शन होता ही नहीं था, इलेक्शन होता था। तो उस समय जो इलेक्शंस होते थे, पार्टी लेस इलेक्शंस होते थे, कोई पार्टी थी ही नहीं, नेशनल लेवल से नीचे लेवल तक कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी इंडिया का एक एक आदमी, एक एक पर्सन, एवरी पर्सन, लेडी और जेंट्स, सब किसी न किसी स्किल में स्किल्ड होते थे और कुछ न कुछ प्रोडक्शन करते थे। और इंडिया का वर्ल्ड में हमारा हैंडीक्राफ्ट इतना स्ट्रांग था, हमारा मेटलर्जी इतना स्ट्रांग था, हमारा बहुत सारे म्युनिसिपल सिस्टम इतना एग्जाम्पलरी था, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम था। 33% हमारा वर्ल्ड के मार्केट में एक्सपोर्ट होता था। वो कहाँ से होता था? मैंने सवाल किया, विदाउट सिस्टम, वाज इट वर्किंग विदाउट सिस्टम? कैनॉट बी। तो हमारे पास भी एग्जाम्पल था कि हमने दुनिया में एक सोने की चिड़िया बनाया था, विदाउट पॉलिटिक्स। नाउ you tell me your system. I ask them, you tell me your system. What is your system? Your system is this America, and this America is what? सब लोन पे चलते हैं, सबके सिर पर कर्ज है, जिसमें भारत सोने की चिड़िया था, किसी के सिर पर कर्ज नहीं होता था। और जब से हमने आपका सिस्टम दिया, हमारे देश पर भी कर्ज होना शुरू हो गया। आपको मैं बता दूं, इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी, ऑन दैट पर्टिकुलर डे इंडिया had no loan, no borrowings। वर्ल्ड से हम कभी बोरो ही नहीं किए थे, जबकि हमारा इतना पैसा इंग्लैंड जा चुका था, फिर भी हम बोरो नहीं करते थे वर्ल्ड से कहीं से। एंड इंडिया वाज गोल्डन स्पैरो। ये गोल्डन स्पैरो हमने नाम नहीं दिया था, मैंने उनको बताया, आप ही लोगों ने कहा था कि इंडिया इज ए गोल्डन स्पैरो। तो कुछ तो सिस्टम था कि इंडिया वाज ए सक्सेस स्टोरी। वो कौन सा सिस्टम था? विदाउट पॉलिटिक्स, पार्टी लेस, politics free, there was economic system running
in India, where everybody was benefiting. That was a kind of economic democracy. Now, my version of, our version of, Proud's version of economic democracy is little more improved. It is more sophisticated according to the need of current times and its future. ये मेरा आंसर था, यही मैं आंसर आपको दे रहा हूँ. Thank you, Dada. Thank you so much. Thank you so much, Dada, and thank you so much, Shrupriya Didi. Now I will request Surinder Reddy Dada. He has raised his hand. So please, Dada, you can continue now. Dada, you unmute yourself first. Dada, unmute your mic. Yeah. Namaskar to all the participants. I just want to say one strategy angle. Like people have been talking about pamphlets and all, pamphleteering. Yes, that's quite definitely will help. But they got another way also of reaching the public, because nowadays people are consuming more and more videos and all that now. So we see we have the ideology, the scripture, which is like a gold mine. I always tell people there is a gold mine. See, every page can be converted into a video, a YouTube video. So there is a gold mine as far as the, and also fortunately there are so many tools coming up today. Which will make productivity in terms of making videos very comfortable. I think recently I circulated one video wherein Acharya Jaimini, I do not know who he is. Dada Vimananji might be having an idea. Acharya Jaimini has posted a video wherein actually what he has done is he has used ChatGPT to get a script for the video. Then secondly, what he has done is he fed the result of the ChatGPT to another AI tool called Pictory, Pictory, the Pictory AI. So when he fed that Pictory to the Pictory AI, it has come out with a video, YouTube video. So practically the entire visuals as well as the script was synchronizing. And it was not done, see, untouched by hand. This is sometimes the manufacturing is not untouched. So it was practically they have used only two, the tools. One was the ChatGPT tool for creating the script, and they used the Pictory AI tool for creating a visual stream. There was a visual stream and also the audio and also the scrolling stream of the scripture. Why I am trying to tell you this, we have to create maybe hundreds and thousands of videos. So that's the only way to overwhelm. And we have our ideology. We have something to say. समाधान है, हमारे पास समाधान है. अगर समाधान को आगे करना, पब्लिक के सामने रखने का एक दरिया, अभी एक जरिया भी है. In other words, we have that not only the gold, he has not given, Baba ne gold mine ही नहीं दिया. He has also today provided us tools also. The tools that can bring this scripture to the attention of the people of not only one country, but all the countries of the world. So we have to create laboratories of video making, laboratories of YouTube video making, which will use these artificial intelligence tools. Of course, it has to be, they have to be assisted. Rather, somebody might say, no, is it such a mechanical job? No. See, there will be definitely, but we have to take the assistance of these artificial intelligence tools and create as many YouTube videos as possible, so that our ideology can become प्रचार होना है, हमारा लोगों के आगे आना है. Our solutions, all our solutions can be presented through this media and through this strategy. Namaskar, Dada. You can think about it. You can think. Thank you so much, Dada.
दादा हमेशा ही AI के बारे में बताते रहते हैं, और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है तो निश्चित रूप से हमें उसका सहारा लेना ही होगा, उससे दूर होकर हम नहीं रह सकते। इसमें हम अपने आप को अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं दादा, और हमारे पास अगर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं तो उनसे हम जुड़ करके उनसे हेल्प लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, और हमारे पास ये टीम बन रही है, और भी बहुत लोग हैं, अगर कोई जोड़ सके, जुड़ना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। नमस्कार। नमस्कार। अब किन्हीं का और कोई प्रश्न रह गया हो तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। और दिस इज ओपन फोरम, सो पार्टिसिपेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो अदर भी अपने विचार रखें कि आखिर 2024 हम लोगों का जो अगर मीटिंग जो आने वाला है, तो हम लोग सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके ठीक है हमारे पास बहुत कुछ हमने किया नहीं किया, पीछे क्या हुआ उस पे बात करने के बजाय हम ये विचार करें कि अभी से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे लोगों के पास कुछ ऐसी विचारधाराएं या उनको एक कुछ पॉइंट हम लोग भेजे, जैसे कि दादा ने बोला कि लिफलेट या पैम्पलेट इस तरह का लोगों के बीच में जाए, एटलीस्ट काफी पॉजिटिव हम लोग लोगों तक एक विचारधारा तो पहुंचा ही सकते हैं। तो अदर लोगों का पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। या सोनलता दीदी, ये सृजा दीदी। नमस्कार दीदी, मेरी आवाज जा रही है? जी दीदी आ रही है, बोलिए। या एक्चुअली मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है। मैं विनीता आनंद बोल रही हूँ। जी जी कंटिन्यू करें आप। जी, एक्चुअली अभी जैसे बीरा दीदी ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, तो सबने अपनी अपनी बात रखी। हम लोग अगर नहीं कुछ कर सकते तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कम से कम मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास तो कर सकते हैं। हम बीजेपी की तरह सेंटिमेंट पे आधारित बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम समस्याओं को से लोगों को उनको बता सकते हैं कि ये समस्याएं हैं और इसका समाधान ऐसे निकल सकता है। कम से कम जो वोटर्स हैं उनको कैसे उनका चेतना स्तर उठाने की कोशिश हम कर सकते हैं। हम उनको एजुकेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम अपने नेतृत्व का निर्धारण करें। और जहां तक इंटरनल कैडर अपने लोगों के बीच हम एक कैडर ट्रेनिंग कैंप रख सकते हैं, जगह जगह यूनिट वाइज, भुक्ति वाइज, कम लागत में जागृति पे जो हमारे मार्गी बंधु हैं, मार्गी लड़के लड़कियां हैं, उनको बुला करके उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि दीदी फिर आपके आवाज में क्रैकिंग है दीदी। नुक्कड़ सभा करें, कैसे हम लोगों के बीच अपनी बात रख सकें। तो जो हमारे बड़े लोगों ने हमें दिया है वो हम अपने आने वाले ओके, आई एम सो सॉरी दीदी, कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर किसी और दिन मैं चर्चा करती हूँ, आज तो नहीं हो पा रहा क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू। तब तक किसी और से आप उनको मौका मिलना चाहिए। जी दीदी हम लोग विनीता आनंद जी, आपकी बात पर मेरा एक छोटा सा कमेंट ये है कि आपने कहा कि जागृति में, एक्चुअली जागृति में आप उसको ना करें कोई क्लब तो कहीं किसी के घर पर फ्री थिंकिंग सोसाइटी है, हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं। इसको जागृति में नहीं करना होता है, क्योंकि जागृति एक साधना और व्यक्तिगत जीवन के उत्थान की जगह होती है। तो कहीं भी कहीं पर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका सुझाव के लिए। के बाद नेक्स्ट गीता दी होंगी, प्लीज आप वेट कर ली दीदी। सुजा दीदी यू कैन कंटिन्यू नाउ। सुजा दीदी, am I audible to you? Yes didi, you are audible. Srija didi? Yes. Now you can hear me? Yeah. Actually there's a problem with my Bluetooth. Okay, now I was going on this aspect, like for a democracy to succeed, there should be a ruling and an opposition.
as it stands. And, you know, our position may not be in the ruling position, but always can be at present, but it can always be on the opposition, where you can say your policies and you can have your policies implemented in your own way. As one of the classes where Dada was saying about the British system, where they have a parallel model running around. And this is one aspect which is coming to my mind, where we could have election manifesto, which would say very clearly as to what are the principles that we are talking about and how we intend to implement it. If that can be a good form of education as to our own cadres as well as the public, I feel that could make a lot of difference, and also towards implementing our policies in that model framework. I would like to have others' opinion on this also. Thank you, Didi. Thank you so much, Didi. Now, Geeta Didi, do you have any question or any suggestion? Geeta Didi. जी दीदी नमस्कार। नमस्कार दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका फोरम है और आप बहुत दिनों के बाद इसमें आई हैं, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। जी दीदी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में मेरा एक सजेशन भी है और साथ में इसके पीछे दादा से एक क्वेश्चन भी छिपा हुआ है इस सजेशन के बीच में, कि जैसे हम सब कमिंग इलेक्शन के बारे में बहुत अपना एक योगदान देना चाह रहे भी हैं और हम चाहते भी हैं कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करें भी, लेकिन एक हेजिटेशन भी है कि कैसे पार्टिसिपेशन करें, क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं। तो इसके लिए जो सुझाव विनीता दीदी दे रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैडर ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए, और जीपी क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर 3 फेडरेशन तो आज की डेट में एक्टिव है ही, जीपी आईएफ एंड जीपी एसएफ एंड जीपी वाईएफ, ये तीनों ही बहुत एक्टिवली मीटिंग्स वगैरह होल्ड कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और नॉलेज ले रहे हैं और प्रैक्टिकली वर्क भी चल रहा है इसमें। तो क्यों ना हम जो इस जीपी डे में जो हमारा 4 अगस्त को होता है, एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, खास तौर पे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल, तो और वो भी एक कॉमन प्लेस जैसे रामलीला मैदान जैसे प्लेस पर अगर एक बहुत लार्ज स्केल पर प्रोग्राम किया जाए जीपी की तरफ से ओनली, और इसमें सभी पूरी इंडिया से हमारे जीपी के कैडर्स आए, जीपी के जो अच्छे वक्ता आए, उनमें मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो है बहुत लाइव कास्ट फॉर न्यूज चैनल्स पर जाए, ये प्रोग्राम न्यूज़पेपर्स में जाए, तो वहां पर जितनी भी बातें होंगी उसके जरिए लीफलेट भी बांटे जाएं। तो आई थिंक सो कि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पर, और ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं आई वांट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम आचार्य विमलानंद। थैंक यू सो मच। दादाजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन दोनों सवालों पे वो अपने विचार रखें। ओके, आई थिंक it's very welcome program, why not, and yes, go ahead. अगर आप रामलीला मैदान में करो तो बहुत प्रोमिनेंस मिलती है, लेकिन यूजुअली होता है ये रामलीला मैदान हमेशा बुकिंग रहती है, पहले बुकिंग करना पड़ेगा और लोगों को भी आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। मेन चीज तो ये है कि once you go there you cannot afford to lose, you have to win। उसके लिए तैयारी करके जाना पड़ेगा कि आप ऐसे स्पीकर लावें जो कि सेंसिबल बातें बोलें, और जो कि बातें बोलें तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, क्योंकि प्रेस आएगी आपके पास में, आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना शुरू करेंगी, उसकी होमवर्क तैयारी होनी चाहिए। यस, यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ चैलेंजिंग टास्क्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने समक्ष इस तरह के चैलेंजिंग बड़े बड़े टास्क रखते हैं। यस, you can only expand and you can only gain out of that, you cannot be any loser out of that। तो हाँ, तैयारी कर लीजिए, आप आगे बढ़िए। वेरी गुड जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सारी जीपी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ इस बारे में विचार विमर्श करें
और इस बात को हम सब आगे बढ़ाएं तो हमें बहुत कुछ कर पाएंगे हम आगे सोसाइटी के। गीता दीदी बहुत ही उत्तम आइडिया है। और मेरा गीता दीदी के इस सुझाव के साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि GPIF ही नहीं, इसमें भी हम लोगों का इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि सिर्फ GPIF, GPYF या GPSF हो। इसमें UPIF सब लोग जुड़े और इस तरह का हम लोग एक कोई मीटिंग अरेंज करें इंटरनल, और हम लोग ऐसा कुछ प्लान करें कि हम लोग इसको फ्रूटफुल कर सके, तो बहुत ही रियली उत्तम आइडिया है। हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे, जितनी जल्दी हम लोग इसके लिए एक मीटिंग और अरेंज करेंगे। और एक क्विक कमेंट मुझे देना था, बस एक सेंटेंस बोलूंगा जी। 5 फेडरेशंस बाबा ने दिए हैं, SF, YF, IF, FF एंड LF। तो ऐसा है ना कि हम लोगों ने 3 को ही बिल्डअप किया, SF, YF और IF को। FF को हमने समाज के लिए रखा है, क्योंकि FF जो होता है ना, वही मेरा समाज का बेस है। समाज कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, और जितनी भी महिलाएं हैं फार्मर फेडरेशन वाले, वो सभी महिला कृषक हैं। दे आर फीमेल फार्मर्स। तो मैंने समाज के लिए ड्यूटी दे रखी है उसको, कि समाज में जो महिला समाज बनाए थे बाबा, वो महिला समाज का काम है। तो फार्मर फेडरेशन GPFF जो है, वो महिला समाज का काम में वहाँ ऑर्गेनाइज होती हैं। और जो 5वां है लेबर फेडरेशन, हम लेबर फेडरेशन में विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि प्राउड की सिस्टम में कोई नोबडी इज ए लेबर। कल को जब प्राउड की सिस्टम आएगी, एवरीबडी विल बी ओनर, एवरीबडी विल बी शेयर होल्डर इन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप, देयर विल बी नो लेबर देयर। तो लेबर फोर्स में, लेबर मूवमेंट में अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें इन चारों को बढ़िया से बिल्डअप करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच दादा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि हम लोगों को एक अच्छे स्पीकर्स पहले भी तैयार करने होंगे। अगर हम अच्छे प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमारे पास अच्छे स्पीकर होने चाहिए। क्या क्वेश्चनर होता है जो दादा बराबर सबको जवाब देते हैं, उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन आंसर पे हम लोग प्रिपेयर करें, और दादा के पास समय हो तो हम लोग कुछ ऐसा क्लास ऑर्गेनाइज कर पाए। प्रिपरेशन सबसे जरूरी है। पैसा खर्च करना और प्लानिंग करना ये सब तो हो सकता है, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन बाकी है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। उसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। अभी तो 5 महीने 6 महीने का समय है, कितनी तैयारी हो पाती है इसके लिए हम लोग अलग से मीटिंग्स रख सकते हैं। और अगर अभी और हमारे पास स्पीकर नहीं हो तो हमारा टाइम अब हो चुका है। मीरा दीदी दीदी हमारे बीच में, जी जी, सृजा दीदी कुछ बोलना चाहती हैं दीदी। उसके बाद हमारे पास हमारे बीच में प्रद्युम्न नारायण दादा, हम उनको लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। जी Dada, there was one clarification which I saw with regard to our election manifesto. Wouldn't we have to have a clarity or a consolidated manifesto which has to go, public, so that we will know the direction on which we have to take when we are taking these activities, and how we answer, and don't we have to have a model also to answer confidently? If the question is pointed to me, the answer is yes, yes, and yes. Yeah, it was basically. Yes, so the answer is yes, yes, and yes. Yes. Yeah. Okay. So we'll work on it, right? Yeah. पूनम दीदी हमारे बीच में राजेंद्र दादा हैं और भारती राज दीदी हैं। अगर ये लोग कुछ एक्सपर्ट कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करें, बोलें, क्योंकि सबकी यहाँ पे अभिव्यक्ति का इम्पोर्टेंस है। हम लोग उसके आगे ही जो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद प्रद्युम्न नारायण दादा को हम लोग बुलाएंगे। ना दीदी नमस्कार, आई एम राजेंद्र। दीदी बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट दादा वाज सेइंग कि आई डू नॉट नो व्हाई बीजेपी के पास इतना रहते हुए भी दे आर नॉट हिटिंग एट द नेल, आई मीन चेंजिंग द आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स। The point is, the second point of your discussion agenda is leadership. The fact is,
they are politicians. They are looking at the next election, and certainly not, they do not have the vision. That is what it is shows. They are not the leaders, they are the politicians. And society is looking for leaders, which we are supposed to give them. And that is where we are different. So with this small note, Didi, time is up. I think we should hear Pradyuman Dada. Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you, Rajendra ji. Thank you. बहुत ही सुंदर। ये भारती राज दीदी हैं, if she wants to share some opinion. भारती दीदी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीदी, नमस्कार सभी दादा दीदी को। बस शॉर्ट में हम कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले था कि इलेक्शन 2024 के कंटेक्स्ट में ये टॉपिक था, और जो बेंचमार्क है वो है इन द लाइट ऑफ प्राउड के रिस्पेक्ट में इलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो हम थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड, जो मेरे थ्रू वर्क एक्सपीरियंस आया है, जो एनालिसिस आया है, वो सब शेयर कर रही हूँ शॉर्ट में, और इसमें और भी करेक्शन आप लोग के द्वारा किया जा सकता है। तो पहला है कि इलेक्टोरल सिस्टम होना कैसा चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर नो पार्टी सिस्टम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी जनता पार्टी में परेशान हो जाती है, ये पार्टी वो पार्टी, ये करना वो, सारा डिस्कशन पार्टी पे चला जाता है। नेक्स्ट, उससे थोड़ा इंक्लिनेशन भी होता है पार्टी का। हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्टो है, 10 पॉइंट है, हो सकता है 4 पॉइंट वेलफेयर ओरिएंटेड हो और कुछ बायस हो। तो 4 पॉइंट अच्छी बात है, लेकिन 5वां 6वां पॉइंट इंस्पाइट वो थोड़ा बायस है, बट स्टिल लोग कंपेल्ड हो जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी पॉइंट उनको अच्छा लग रहा होता है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर पार्टी सिस्टम हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा, हम लोग पॉइंट और आइडियोलॉजी पे ज्यादा फोकस्ड हो पाएंगे। सेकेंड है कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ टेन्योर। अगर जैसे अभी राजेंद्र दादा भी बोले हैं कि पॉलिटिशियन है अभी के जमाने में रादर देन लीडर्स, तो अगर हम फिक्स टेन्योर कर दे तो वो लोग, अब होता क्या है, कोई भी इंसान अगर एक टेन्योर बैठा है तो वो नेक्स्ट टेन्योर, माया है, लोभ है, वो आता ही आता है। तो अगर हम एक फिक्स टेन्योर कर दे कि आप बस एक टेन्योर के लिए ही एलिजिबल हैं, तो उसका पूरा फोकस हो जाएगा कितना अच्छा हम काम कर सके, रादर देन नेक्स्ट इलेक्शन कैसे जीते। और इसका बेस्ट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है 2 फिक्स टेन्योर होता है, उससे थर्ड आप फाइट ही नहीं कर सकते हैं, तो फोकस रहता है। खैर 2 भी मुझे ज्यादा लगता है टाइम्स कि एक ही रहना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो कैंपेनिंग होता है वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, फिक्स एयर टाइम होना चाहिए, एक वेबसाइट होना चाहिए, वहीं पे सब कैंपेनिंग होगा। अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह भी है जो वो गवर्नमेंट ही करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो अपरिग्रह वाला जो पॉइंट आ जाता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खर्च कर देता है, तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबका फिक्स है, गवर्नमेंट ही करेगी, सबके बिहाफ में गवर्नमेंट ही देगी, तो वो भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग लीडर्स, जो नेक्स्ट था पॉइंट। तो लीडर्स की एलिजिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि यहाँ अभी के टाइम में जो एलिजिबिलिटी है बहुत वेग सा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिक्स्ड मिनिमम एज होना चाहिए, बहुत कंक्रीट नहीं है। मतलब कुछ होना चाहिए बेस। आप एक छोटा सा एग्जाम के लिए भी इतनी एलिजिबिलिटी रखते हैं और इतना बड़ा लीडर्स है वाला बात है, और वहां पे आप कुछ एलिजिबिलिटी ही नहीं रखे हैं, तो कुछ होना चाहिए। उसका बेस होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, उसका बेस जो होना चाहिए सोशल वर्क होना चाहिए जो दिखे, और वो सब उसी प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट, इन सब पे रिफ्लेक्ट हो, ताकि हर एक जनता उसको देख सके कि वो एक्चुअली में कितना काम किया है। और हमारा आनंद मार्ग में भी बाबा बोले बी ग्रेट बाय सेवा, सर्विस एंड सेक्रीफाइस। तो उसमें दिखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या सेवा किया, क्या सर्विस दिया, क्या सेक्रीफाइसेस किए उन्होंने अपने लाइफ में। तो ये सारा का एक बेंचमार्क होना चाहिए एलिजिबिलिटी के कंटेक्स्ट में। तो ये फ्यू जो थे वो मेरे माइंड में कुछ सोल्यूशन आए थे। इसके अलावा नोटा पे एक टॉपिक डिस्कस हुआ था। तो हाँ, नोटा का अभी कोई उसका यूज नहीं हो रहा, कुछ इफेक्ट नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा उसमें भी कुछ पॉइंट्स डालते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड कि कुछ 10% नोटा है, तो उसमें फ्रेश कैंडिडेट्स आए, फिर से री इलेक्शन हो, या जो नोटा दे रहे हैं वो कुछ फीडबैक दे या सोल्यूशन दे, तो ये सब पॉइंट होना चाहिए ताकि इफेक्टिवनेस ऑफ नोटा बढ़े। उसके बाद एक और पॉइंट आया था कि जो है लिफलेट का। तो लिफलेट है तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम्स मोटे मोटे सबको पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम
उतना इफेक्टिव नहीं है, तो उसमें हम सोल्यूशन भी दें, प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी, ताकि लोग को लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, उन्हें दिखे कि हाँ वाकई ये सोल्यूशन हो सकता है। और ट्रेनिंग दिया जा सकता है, मॉडल एजुकेशन दिया जा सकता है, स्किल दिया जा सकता है। तो ये सब सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे माइंड में कुछ पॉइंट्स आए थे, और चूंकि टाइम अप हो रहा है तो और टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू सो मच दीदी, आप बहुत लंबे इंटरवल के बाद हम लोग के रिक्वेस्ट पे आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब समय सच में कम है। दीदी हम लोगों के साथ ये सुप्रिया दीदी मिक्की एक्चुअली जुड़ी हुई हैं रांची से, जामताड़ा से, तो वो 2 लाइन कुछ बोले हैं और उसके बाद हम लोग दादा बोल करके कुछ कंक्लूड फिर करें हम लोग आज का सेशन। जी सुप्रिया दीदी के जामताड़ा, प्लीज अगर आप कुछ 2 शब्द रखना चाहें, क्या आप अवेलेबल हैं? या दीदी एक और सेशन ऐसा ही रखिए एज यू टोल्ड, सो लेट पीपल स्पीक भरपेट। श्योर दादा, हम लोग जरूर एक तो इंटरनल सेशन भी हम लोग दादा रखने के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे थे, इसलिए आज का हम लोगों का मीटिंग रखने का मोटिव भी यही था कि हम लोग सबकी विचारधारा सुने और उस पॉइंट पे हम लोग कुछ तो वर्क कर पाए। तो ये था, ठीक है, आई थिंक वो सुन नहीं पा रही हैं, तो प्रद्युम्न नारायण दादा हम लोगों के बीच में हैं, हम उनको लेते हैं। जी अब मैं प्रद्युम्न नारायण दादा, जो हमारे सबसे वरिष्ठ दादा अभी उपस्थित है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये मेरा आग्रह है दादा कि आप अपने श्रीमुख से 2 शब्द जरूर कहें। आपके शब्द हम लोगों के लिए आशीर्वचन के समान हैं। जी दादा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। दादा आप म्यूट हैं। अब आ रही है आवाज आ रही है? हेलो जी जी दादा आ रही है हाँ। दादा। जी दादा आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक, सबको नमस्कार। और आज तो मैं श्रोता की हैसियत से यहाँ पर था और मुझे बड़ी खुशी है कि विमलानंद जी भी आप लोगों की मीटिंग में आज आए हुए हैं और उनसे बहुत लाभ आप लोगों को मिलेगा। जहां तक आप लोगों का विषय है आज का 24 के इलेक्शन को लेकर, तो मेरा मानना है कि लोकतंत्र में इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, वह हमें एक अवसर देता है अपने को जनता के सामने रखने के लिए। लोकतंत्र से हमें लक्ष्य नहीं मिलेगा, इस बात को हमको मानकर चलना चाहिए कि लोकतंत्र से हमें लक्ष्य नहीं मिलने वाला है, लेकिन लोकतंत्र हमें एक अवसर दे रहा है जिसमें हम अपनी बात लोगों के सामने रख सकें। भले थोड़ी देर के लिए हमको लगे कि जो माहौल है उसमें हमारी आवाज जो है नक्का खाने में टूटी की तरह बज रही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम जो कुछ बोलते हैं, हमको जो लोग देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है और वह आज नहीं तो कल उसका असर दिखेगा। इसीलिए हम लोगों को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। आनंद मार्ग की आइडियोलॉजी कॉस्मिक आइडियोलॉजी है। हम इज्म अथवा किसी वाद में विश्वास नहीं रखते। हमारा एक जो आदर्श है वो एक कॉस्मिक आदर्श है, सबको लेकर है और सब लोगों को अपने में समेट कर चलने के लिए है। इसीलिए आज की राजनीति जो है उसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम सोचें तो आज की राजनीति के सहारे हम अपने को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं। हमें अपना लीडरशिप जो है वह मजबूत करना पड़ेगा। आज आप राजनीति में यदि लीडरशिप की स्थिति को देखें तो जो एवरेज मानसिकता है उससे कम मानसिकता के लोग
नेतृत्व कर रहे हैं अभी देश का, समाज का, और इसीलिए उनकी बात का जनता के ऊपर कोई अपील नहीं है। इसीलिए चुनाव के समय में तरह तरह की रेवड़ियां, कहा कि जनता तो भूखी है। हमारी जनता जो है उसके पेट में न अन्न है, न उसके मस्तिष्क में ज्ञान है, वह न सोच सकती है और न अपना भला बुरा स्वयं सोच सकती है। इसीलिए हमारा जो प्राउड का जो इलेक्शन सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। हमारा सेलेक्टिव इलेक्शन सिस्टम है। अभी की स्थिति क्या है कि आज राजनीति जो है केंद्र से पंचायत तक विकेंद्रित हो गई है और अर्थतंत्र जो है वह केंद्रित हो गया है। हमारा है कि हम अर्थतंत्र को प्रत्येक व्यक्ति तक विकेंद्रित कर दें और राजनीति को हमें केंद्रित करना है कुछ बलिष्ठ हाथों में, कुछ मॉरलिस्टों के हाथों में, सदविप्रों के हाथों में, जो राजनीति का संचालन करे। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है और हम अभी अपने को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं, हम उस प्रोसेस में हैं, तो चुनाव का भी भरपूर लाभ हमें उठाना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा जो लीडरशिप है वह भी विकसित होगा। जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे, पहलवान जब तक अखाड़े में नहीं आता है तब तक उसकी पहलवानी जो है वो चमकती नहीं है। इसीलिए चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जहां हमारा नेतृत्व जो है वह भी विकसित होगा और हम अपनी बात भी जनता तक पहुंचा पाएंगे। इसीलिए हमें हर जगह से कोशिश करनी चाहिए कि हमारा उम्मीदवार हर जगह से हो, और यदि हर जगह से हमारा नहीं जीते उसकी जमानत जब्त हो जाए, वो हमें मंजूर है। लेकिन लोगों को यह लगे कि कम से कम हर सीट पर हम हैं, और यह एहसास लोगों को जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारी एक बड़ी विजय होगी। इसीलिए इलेक्शन से हम लोगों को भागना नहीं है। इलेक्शन में हम लोगों को डट के रहना है, अपनी बात को सुनाना है। कोई सुने अथवा न सुने, हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचावे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इलेक्शन के समय में लोगों में एक सुनने की इच्छा रहती है। दूसरे समय में आप यदि बात करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। लेकिन इलेक्शन के समय एक ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है कि जो भी मैदान में आता है और स्ट्रीट मीटिंग भी करता है तो उसको सुनने के लिए भी 150 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारा मानना है कि चुनाव से हम लोग भागे नहीं और चुनाव में हम लोग भरपूर हिस्सा लें। इससे हमारा लीडरशिप जो है वह भी सशक्त होगा और हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी बनी रहेगी, और इसका भरपूर लाभ हमें मिलना ही है। लेकिन हम यह हमेशा याद रखें कि यह चुनाव, यह लोकतंत्र हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। हमारा अपना जो कन्विक्शन है, हमारा अपना जो कमिटमेंट है, हमारे ऊपर गुरु का जो विश्वास है, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, यह एहसास ही हमें सफलता दिलाएगा और निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। हम लोग सफल होने के लिए ही आए हैं, लेकिन जो स्थिति है उसमें हम लोग अपनी आवाज चुनाव में जनता के सामने रखें। इससे कम से कम लोग हमें जानेंगे। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दीदी माफ करिएगा दीदी, मेरा एक लास्ट प्रश्न है दादाजी से। हम लोगों को भी ऐसा एहसास होता है दादा कि आज की राजनीति में हम अपने को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, जो कि आप भी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। लेकिन क्या फ्यूचर में भी हम इसी तरह से प्रतिष्ठित होंगे या व्हाट इज द वे आउट? आप भविष्य की बात बिल्कुल मत सोचिए, आप हमेशा वर्तमान में रहिए। जो कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, वह हमेशा वर्तमान में रहता है।
जी। आप ना भूत की बात सोचिए ना भविष्य की बात सोचिए। अब भी आपके सामने जो समस्या है, इस समस्या, इस अवस्था में आप अपनी बात लोगों के सामने किस तरह रख सकते हैं और हमारी सक्रियता किस तरह से बनी रह सकती है, इस पर हमें सोचना चाहिए। हमेशा हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए। जी दादा, बट प्रोसेस यही होगा ना दादा कि प्रोसेस कुछ और नहीं ना, अभी तो प्रोसेस, चूंकि अभी लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, हमारे सामने दूसरा विकल्प नहीं है। हम अपनी सत्ता अभी स्थापित करने की स्थिति में नहीं है, तो लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का आश्रय लेकर ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे सामने जो चीज है उसको लेकर उसका उपयोग हम करें। ओके, तो मे भी हमारी बातें सुन सुन करके एक दिन ऐसा आएगा कि हर कान में मेरी बात पहुंचेगी और निश्चित लोग रूप आपको से सपोर्ट करेंगे, यही ना तरीका, और तो कब आएंगे? निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, और कोई सुने कि न सुने, फाइन, आप उस चिंता से मुक्त हो जाएं। जी आप दादा, तो अपनी तरीका बात लोकतांत्रिक ही रखें। होगा ना, बस इतना ही जानना था जी, तरीका हमारा लोकतांत्रिक ही रहेगा ना दादा? हाँ बिल्कुल, तरीका हमारा लोकतांत्रिक होगा। लोकतंत्र में थैंक यू जब हम रह रहे हैं तो तरीका तो हमारा लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम अपनी बात रखें और अपनी उपस्थिति को जनता के बीच दर्ज करें। थैंक यू दादा, अंडरस्टूड। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र दादा का सवाल करने के लिए और पद्म नारायण दादा का जवाब देने के लिए। और ये सवाल जवाब जो हो रहे हैं, जैसे आज हम लोग शिवोक्ति पढ़ते हैं और शिव पार्वती का संवाद पढ़ते हैं, वैसे ही एक दिन लोग इस सवाल जवाब को सुनेंगे कि किस परिस्थितियों में क्या करना है। और अब हम इस सेशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं। मीरा दीदी, अगर आप कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स बोलना चाहें जीपीआईएफ की दीदी, तरफ से। कंक्लूडिंग वर्ड तो मैं, सब लोग दादा लोगों का वर्ड ही कंक्लूडिंग है। सब लोग इतने अच्छे आइडिया दिए हैं। प्रद्युम्न नारायण दादा जो बोले, ये मुझे रियली स्ट्राइक किया कि जनरल टाइम में अगर हम बोलने जाएंगे कोई भी हमें सुनेगा नहीं, बट इलेक्शन का जो टाइम होता है उस समय हर कोई का मूड होता है कि ये क्या बोलने के लिए आ रहे हैं, आखिर ये हमें क्या परोसेंगे, हमारे साथ क्या प्रेजेंट करेंगे। तो ये टाइम रियली हम लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। और रियली मैं अभी दिलीप दादा भी लिख रहे थे तो मैं पढ़ रही थी कि रियली दिस इज द हाई टाइम कि हम लोग कुछ ना करें और बस ऐसे ही बोलते रहें। तो एक जरूर हम लोग अगेन एक और जल्दी ही मीटिंग रखें और सब लोगों से, क्योंकि हम ये सोचते रह जाएंगे कि कब जीपीआईएफ इतना स्ट्रांग होगा, यूपीआईएफ, स्टूडेंट फेडरेशन हो या जो भी है फार्मर फेडरेशन हो, तो ये दिन तो सोचते ही बीत जाएगा। लेकिन इतना हम लोगों की खुशी है कि एटलीस्ट हमारे पास है, इतने लोग हैं, इतने लोगों को हम लोग जोड़े और दिल्ली एक सेंट्रल प्लेस है, यहाँ का हम लोग जरूर कुछ एक प्लान करके आगे कुछ आइडिया सब लोगों से लेंगे, सारे दादा और दीदी लोगों से। और इसके लिए हम लोग अगर कुछ वर्क कर पाए तो एटलीस्ट जैसा दादा बोले कि कोई नहीं सुनेगा लेकिन हमें बोलना है, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और हमारा समय चूंकि समाप्त हो चुका है, मैं सारे उपस्थित दादा लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी ये जो नेक्स्ट मीटिंग होगी अब ये होली के बाद होगी, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को डोल यात्रा, होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों दीदी, को। एक और चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो हम लोगों का ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को होता है, अगर इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगा तो हम लोग उस क्लास को डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इन बिटवीन भी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और सारे लोगों को बुला सकते हैं। जी तो जरूर दीदी, लेकिन ये थर्सडे फोरम हमारा तो अब नेक्स्ट थर्सडे को ही होगा, बीच में होली है, इसलिए मैं सबको होली की शुभकामनाएं देती हूँ अपनी तरफ से और जीपीआईएफ की तरफ से। आप लोगों के लिए होली की मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से जुड़े रहने के लिए। नमस्कार सभी को, सभी दादा दीदी को। थैंक यू दीदी, नमस्कार सभी लोगों को। दीदी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। नमस्कार।